कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग सोशियोलॉजी के अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्री का उनकी जो जीवनी है, उनकी विचारधारा का सीरीज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ 500 क्वेश्चन का सीरीज़ भी चल रहा है, जिसमें कि ऑलरेडी 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आज से हम लोग 301 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और मेरी ये कोशिश है कि आपको जो ये 500 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आपके पास ला सकूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 301 कि वर्सेटेहन की अवधारणा किसने दी। देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कि अगर आप शब्दावली को कैच कर लेते हैं, उस पर आपकी पकड़ अच्छी रहेगी तो यह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वर्सेटेहन शब्द की अवधारणा किसने दी। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। एफ टॉनिज, बी नंबर है कार्ल मैनहाइम, सी नंबर है मैक्स वेबर, डी नंबर है अगस्त कॉम्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स वेबर के द्वारा वर्सेटेहन शब्द की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्सेटेहन शब्दावली का अर्थ क्या होता है। तो मैक्स वेबर ने अपनी उनकी जो पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें उन्होंने सर्वप्रथम वर्सेटेहन शब्द का प्रयोग किया था। वर्सेटेहन शब्द जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका कि अर्थ होता है अंतर्दृष्टि से अथवा व्यक्तिगत बोध से। अब वो व्यक्तिगत बोध किस में होगा, जो कि एक व्यक्ति का सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा दूसरों की जो भूमिका का वो निर्वाह करता है समाज के अंतर्गत, उसे वर्सेटेहन शब्द कहा जाता है। किसी घटना को अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के प्रयास को कुछ सीमा तक हम क्या कह सकते हैं, वर्सेटेहन शब्दावली के अंतर्गत रख सकते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 302 पूछा जा रहा है कि परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है। देखिए, शब्दावली पे मैंने आपको बताया कि इस पे आपको पकड़ अच्छी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा पूछा जा रहा है, आपका पूछा जा रहा है नातेदारी। तो नातेदारी शब्द जहाँ पे आ जाएगा आप देखिएगा उसका हो जाएगा आंसर इरावती कर्वे। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, IP देसाई, KM कपाडिया, AM शाह और इरावती कर्वे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरावती कर्वे के द्वारा परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया गया। क्षेत्रीय अध्ययन, वो इरावती कर्वे जो थी वो सोचते थे, उनका जो सोच था कि पुस्तक की नॉलेज से बढ़कर हमें वो फील्ड वर्क करना चाहिए। अगर हम समाज में जाकर समाज के लोगों के साथ जाकर वहाँ पे उनका अध्ययन करते हैं तो हम उन चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इरावती कर्वे का जो जीवनी है, उनका जो बायोग्राफी है, उनका सिद्धांत है, उसमें आपको प्रीवियस वीडियो में आप देख सकेंगे, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इरावती कर्वे का जो अध्ययन अनुसंधान था, जो प्रमुख विषय था, वो भारतीय जनसंख्या पर प्रजातीय तत्व, जाति की उत्पत्ति, ग्रामीण नगरीय समुदाय का अध्ययन, उन्होंने नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया था, उन्होंने निर्जातीय समूह का अध्ययन किया था तथा पश्चिमी भारत की प्रादेशिक संस्कृतियों का अध्ययन किया था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जो भारत था उसे कितने भागों में उन्होंने बांटा था, भारत को उन्होंने 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में बांटने के बाद उन्होंने नातेदारी शब्द का अध्ययन उन्होंने किया था। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 303 देखते हैं कि प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है। क्या बोला जा रहा है आपका प्रघटना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि जीवन जगत, बी नंबर अंतर आत्मपरकता, सी नंबर बोला जा रहा है प्राकृतिक मनोवृत्ति, या डी नंबर बोला जा रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो है वो प्रघटना विज्ञान की परिभाषा को वर्णन करता है, इसमें उसका तत्व निहित होता है। प्रघटना विज्ञान क्या होता है, प्रघटना विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है,
इसकी जो कार्य प्रणाली है वो समाज के अंदर जो कार्य चल रहा है उस पर विशेष बल देती है, जिसके अंतर्गत बताती है कि ज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा तर्क क्या क्या स्वरूप होता है। इसके जानने की जो अपेक्षा जो होती है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में चलती रहती है कि कोई भी चीज़ हो रहा है उसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं, ये जो हमारा संसार, ये समाज है, इसकी जो जीवन जगत है, इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ होती हैं, इसका जो ज्ञान भंडार है, हम अपने ब्रेन का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रघटना विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 304 देखते हैं कि संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए पूछा जा रहा है कार्ल मार्क्स, बी नंबर समनर, सी नंबर बोला जा रहा है पार्सन्स तथा डी नंबर बोला जा रहा है क्रोजर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोजर के द्वारा संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। संघर्ष का सामाजिक प्रकार का जो सिद्धांत है, क्रोजर ने उनकी जो पुस्तक थी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें उन्होंने बताया था कि जो सामाजिक व्यवस्था है, इसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए क्या होता है, समाज में संघर्ष विद्यमान रहता है और इसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज की जो व्यवस्था होती है उसमें जो निरंतरता होती है उसको संघर्ष प्रकार्यात्मक सिद्धांत बोला जाता है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 305 देखते हैं कि एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का क्या आधार है। मतलब एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में आप किस प्रकार से भेद कर सकते हैं, महाअपराध के द्वारा, दुराचरण के द्वारा, आयु के द्वारा या गिरफ्तारी करवाना के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयु के द्वारा। हम आयु के माध्यम से अंतर कर सकते हैं कि कौन एक वयस्क अपराधी है और कौन बाल अपराधी है। अब है कि इसका आयु का किस प्रकार से हम वर्णन करें। तो जो बाल अपराधी है उसकी उम्र की गणना होती है 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का। अगर कोई बालक अपराध करता है तो वो एक बाल अपराध के अंतर्गत गिना जाएगा। और वयस्क अपराधी किसे बोला जाएगा, 18 वर्ष या उससे जो अधिक आयु के जो बालक के द्वारा कोई अपराध किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, एक वयस्क अपराधी कहा जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं कि किसने कहा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है ना ही दासी है बल्कि उनकी बहन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, अगस्त कॉम्ट, बार्न्स और बेकर, सी नंबर है क्रोबर और हॉबले। देखिए समाजशास्त्र के अंतर्गत आपसे परिभाषा को पूछा जाएगा कि परिभाषा क्या है, पुस्तकों के नाम पूछा जाएगा तो आपको समझना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बार्न्स और बेकर के द्वारा कहा गया है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है ना ही दासी है बल्कि क्या है, इसकी बहन है। इसका अर्थ क्या है, देखिए आप समझ लीजिए कि समाजशास्त्र जो अन्य सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो क्या पड़ा है कि उसका मालिक भी नहीं है, कि उन सारे सब्जेक्ट का हेड भी नहीं है और ना ही उन सब्जेक्ट से उसका वैल्यू कम है, दासी बन जा रहा है, बल्कि क्या है, जिस प्रकार से समाज में इतिहास का महत्व है उसी प्रकार से समाजशास्त्र का भी महत्व है, दोनों एक ही साथ चल रहा है। इसलिए बोला जाता है कि वो ना तो गृह स्वामिनी है ना ही दासी है बल्कि क्या है, बहन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 307 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 307 पूछा जा रहा है कि धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर के द्वारा, सी नंबर है एडवर्ड टॉयलर के द्वारा या डी नंबर एस.जे. फ्रेजर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, एडवर्ड टॉयलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने क्या बताया कि धर्म जो है समाज में जो विद्यमान है तो वो क्या है, आत्मा के सिद्धांत पर आधारित है। समाज के अंदर क्या होता है, जितने भी धर्म की अवधारणा है वो किससे निहित होती है, आत्मा से निहित होती है। इसलिए उन्होंने बताया है कि धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किससे प्रभावित है, आत्मवाद का सिद्धांत से प्रतिपादित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 308 पूछा जा रहा है कि हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आपको एग्जाम में आपसे कथन पूछा जाएगा,
बुक का नाम पूछा जाएगा तो हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक का आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, एसपी नगेंद्र, राजबली पांडे, सी नंबर जीएस भट्ट और डी नंबर राजेश्वर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजबली पांडे के द्वारा हिंदू संस्कार पुस्तक की रचना की गई है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 309 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना को दर्शाता है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र क्या बोल रहा है, समूह की परिभाषा क्या दे रहा है, उसकी क्या विशेषताओं को बता रहा है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, ए नंबर धनी वर्ग, बी नंबर है कॉलेज का विद्यार्थी, सी नंबर है सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति या डी नंबर है टाटा इस्पात कंपनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो उसको बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि समूह किसे कहा जाता है। तो समूह उसे कहा जाता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर जमा होकर क्या करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं, तो उन्हें समूह कहा जाता है। और उस समूह की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि पारस्परिक संबंध, एकता की भावना, हम की भावना, सामान्य हित की भावना, सामान्य व्यवहार की भावना, उसे क्या कहा जाएगा, समूह कहा जाएगा। तो देखिए आपको अब ऑप्शन मतलब जो है आपका परिभाषा से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या बोला है, धनी वर्ग में क्या आपसी प्रेम की भावना, एकता की भावना रहती है, नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलेज के विद्यार्थी। ये इनकी समूह की विशेषताओं को, परिभाषाओं को ये पूरा फुलफिल करता है। तो कॉलेज का विद्यार्थी जो है वो समूह की रचना को दर्शाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 310 पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन किस विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपसे 4 ऑप्शन पूछा जा रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी नंबर काशी विद्यापीठ, सी नंबर लखनऊ विश्वविद्यालय या डी नंबर गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो जब सन 1921 में, कब आपका 1921 में कहाँ पे, लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को पढ़ाने की मान्यता दी गई। लेकिन क्या हो गया, फिर समाजशास्त्र से विषय को अर्थशास्त्र से अलग किया गया और इस विश्वविद्यालय में क्या किया गया कि सर्वप्रथम कहाँ पे प्रयोग हुआ, आपका बोल रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, आपका जो आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के उनका जो विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय का अध्ययन एवं अध्यापन शुरू हुआ था। तो आपको ये 10 क्वेश्चन का सीरीज आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, आपको और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन का सीरीज़ आप तक पहुंचेगी। साथ ही हम लोग का भारतीय समाजशास्त्र का सीरीज़ भी चल रहा है, जिसे भी आप देखें वो अभी आपके आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।